हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में। और आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे फॉर द एएफएम कंपोनेंट और हमारे एमसीक्यूज का जो डिस्कशन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के दिन हम लोग जो बेसिक अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जुड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड वी विल आल्सो डेल्व इनटू द चैप्टर ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, जहां पर हम डेबिट क्रेडिट के रूल से जुड़े कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। If there is a deliberate attempt to underestimate the value of assets owned by the company, it leads to generation of what? अगर जानबूझकर कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को कम दिखाया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो इससे किस चीज की जनरेशन होती है? ओपन प्रॉफिट्स, सीक्रेट रिजर्व्स, इन्फ्लेटेड लॉसेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसको आप इमेजिन करिए, अगर कोई भी कंपनी के पास जितनी प्रॉपर्टी है जानबूझकर उस प्रॉपर्टी की कीमत को कम दिखाएंगे तो क्या होगा? अगर मैं मानता हूं कि एक कंपनी एबीसी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी टोटल कीमत है 100 करोड़ रुपीस। अब 100 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है, लेकिन जानबूझकर अकाउंटेंट्स ने क्या किया है कि हर प्रॉपर्टी की कीमत को थोड़ा थोड़ा कम करके दिखाया है, अंडर एस्टिमेट किया है वैल्यू ऑफ एसेट्स को। तो इससे क्या होगा कि अकाउंट बुक्स में वो कितना दिखा रहे हैं? 100 करोड़ की जगह लेटेस्ट सी कि दे आर शोइंग 80 करोड़ प्रॉपर्टी कि हमारी 100 करोड़ नहीं 80 करोड़ प्रॉपर्टी है। तो अब क्या हुआ कि एक्चुअल में उनकी प्रॉपर्टी तो 100 करोड़ है, तो ये 20 करोड़ रुपीस का जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्या है? कंपनी के लिए क्या ये लॉस है? कंपनी के लिए क्या ये प्रॉफिट है? या कंपनी के लिए एक सीक्रेट रिजर्व है? क्योंकि अकाउंट्स में तो वो दिखाने हैं कि देखो हमारे पास सिर्फ 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन 20 करोड़ प्रॉपर्टी उनके पास एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये हिडन है, क्योंकि अकाउंट्स में इसको शो नहीं किया गया है। लेकिन अगर कंपनी को कल जरूरत पड़ती है और कंपनी को प्रॉपर्टी बेचनी पड़े किसी लोन को चुकाने के लिए या किसी भी रीजन से, तो कंपनी को 80 करोड़ की जगह कितना प्राइस मिलेगा? 100 करोड़। तो कंपनी ने जितना एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज्यादा प्राइस उसको मिलेगा, 20 करोड़ ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये एक होता है सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सीक्रेट रिजर्व। व्हेनेवर द प्रॉपर्टी और द एसेट्स वैल्यू इज अंडर एस्टिमेटेड इन द अकाउंटिंग बुक्स, उससे हिडन रिजर्व्स जनरेट होते हैं। अगर इसका उल्टा करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू को ओवर एस्टिमेट कर हम दिखाएंगे कि 100 करोड़ की जगह हमारे पास 120 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे लॉसेस जनरेट होंगे। हमारी जो टोटल प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा कीमत हमने अकाउंट्स में दिखाई, लेकिन जब उस प्रॉपर्टी को हम लिक्विफाई करने जाएंगे, लिक्विडेट करने जाएंगे, तो हमें सिर्फ 100 करोड़ की ही वैल्यू मिलेगी, कम वैल्यू में मिलेगी, राइट? सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर आल्सो। हमने यहाँ पर सीक्रेट रिजर्व की डेफिनेशन आपको बता दी है। ये सीक्रेट रिजर्व यूजुअली बैंक्स के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं, उसकी सबसे कम वैल्यू को ही अपने अकाउंट्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। वो ओवर इन्फ्लेटेड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो कुछ ऐसे सीक्रेट रिजर्व्स बना कर रखते हैं कि कल को अगर जरूरत पड़े तो अपने कस्टमर्स या डिपॉजिटर्स के पैसे को वो वापस कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। A major application of accounting is to facilitate inter-firm and inter-period comparisons of the economic performance। अकाउंटिंग क्यों की जा रही है? ताकि हम कंपनीज के बीच में और एक ही कंपनी का टाइम के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको हम लोग कंपेयर कर सके। Which concept enables such comparison between different firms and different accounting periods? क्या प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे, देन यू कैन से कि हाँ हम अगर दो कंपनीज के अकाउंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, या अगर हम एक ही कंपनी के अकाउंट्स को 2022 में 2023 में कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो यूजेबल होंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी है, कंसिस्टेंसी है, मटेरियलिटी है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे जब भी कंपैरिजन की बात आती है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंट्स को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर करो, या एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी के अकाउंट से कंपेयर करो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी फॉलो द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इफ वी फॉलो द सेम टाइप्स ऑफ रूल्स, एक ही तरीके के रूल्स, एक ही तरीके की पॉलिसीज अगर हर अकाउंट्स के लिए फॉलो की जाए, तभी कंपैरिजन का कुछ मतलब बनता है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कैन से ओनली द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इज बीइंग फॉलोड हियर, एंड दैट इज व्हाई द इंटर फर्म and inter-period comparisons they are giving us meaningful results, right? तो ये चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहां से हमारी सारी रिवीजन हो जाएगी सारे अकाउंटिंग कांसेप्ट्स की। दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट यहां पर क्या है? इट इज अज्यूम्ड दैट अ बिजनेस फॉलोज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस जो है वो नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होगा, एग्जिस्टेंस उसकी बनी रहेगी, तो ये गोइंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर नहीं बनेगा हमारा। नेक्स्ट, the personal transactions and business transactions are distinguished according to the business entity concept। पर्सनल ट्रांजैक्शन को और बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग रखा जाएगा, क्यों? क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ओनर्स का और प्रमोटर्स का अकाउंट अलग है, कंपनी का अकाउंट अलग होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी,
Materiality concept states that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenues during that period. Now this seems to be an incorrect statement. यहां पर खुद लिखकर आ रहा है कि मैच्ड, कि जो भी इनकम या एक्सपेंस होते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के, उन्हीं को आपस में मैच कर सकते हैं हम. तो ये हमारा जो मैचिंग पीरियड है, मैचिंग कंसेप्ट है, सॉरी, इसलिए ये मटेरियलिटी कंसेप्ट नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया था. डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार. द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस. तो यही कॉस्ट कंसेप्ट था कि कोई भी एसेट हम एक्वायर करते हैं तो जो ओरिजिनल प्राइस पे एक्वायर करते हैं उसी प्राइस को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट. मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड हम नहीं करते. तो करेक्ट आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर सी. यहां पर मटेरियलिटी की जगह द कंसेप्ट शुड बी द मैचिंग कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. Which of the following statements is incorrect? अब दोबारा से हमें गलत स्टेटमेंट कौन सी बताना है. Objectivity concept requires that the same accounting method should be used from one accounting period to the next. एक अकाउंटिंग पीरियड में जो मेथड्स यूज कर रहे हो वही नेक्स्ट पीरियड में भी आपको कंटिन्यू करने चाहिए. अब ये ऑब्जेक्टिविटी का तो प्रिंसिपल है नहीं, दिस इज बेसिकली द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. हमने अभी देखा ना, कंसिस्टेंसी अगर हम फॉलो करते हैं तभी हम इंटर पीरियड कंपैरिजन कर सकेंगे, क्योंकि सेम टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे. तो ये कंसिस्टेंसी आ गया. तो ये हमारी जो वन स्टेटमेंट है, इट अपीयर्स टू बी रॉन्ग. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. The full disclosure principle states that financial statements should disclose all significant information. Absolutely right. बिल्कुल करेक्ट चीज है कि हमें फुल डिस्क्लोजर में सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देने की जरूरत होती है. तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, द प्रूडेंस कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. प्रूडेंस कंसेप्ट इज नॉट नोन एज कंसिस्टेंसी, इट इज नोन एज कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म. प्रूडेंस का मतलब क्या होता है भाई? What is the meaning of prudence? Prudence basically means whenever dealing with the financial matters, we have to, underestimate our potential profits while we have to overestimate our potential losses. कि हम बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे. हम मानकर चलेंगे कि जितने लॉसेस हमारे पॉसिबल हो सकते हैं वो लॉसेस होंगे, और जितना भी प्रॉफिट हम मानकर चल रहे होगा शायद उतना प्रॉफिट हमारा ना हो. तो हम बुरी सिचुएशंस के लिए तैयार रहते हैं, और इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, नॉट योर कंसिस्टेंसी. तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी यहां रॉन्ग है, राइट. और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. The correct answer is option number C. I hope this is very much clear, right? We are only talking about the concepts which we have already discussed. Now let us look at the next question. The first column in a journal is what? जर्नल जब हम बनाते हैं तो उसका पहला कॉलम किस चीज को डिनोट करता है? पर्टिकुलर्स को, सीरियल नंबर को, लेजर फोलियो को, या डेट को. जर्नल का जो स्पेसिमेन है, जो फॉर्मेट है, हम सबको पता होना चाहिए. द करेक्ट आंसर हियर शुड बी डेट, राइट. हम डेट को फॉलो करते हैं. अगर हम बात करें किसी भी जर्नल के फॉर्मेट की, दिस इज द फॉर्मेट. फर्स्ट कॉलम रिकॉर्ड्स द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. द सेकंड कॉलम रिकॉर्ड्स द पर्टिकुलर्स, कि डेबिट क्रेडिट होने वाले अकाउंट कौन से हैं. नरेशन जो है वो भी यहां पर हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी. लेजर फोलियो, कि लेजर में किस जगह पर हमने इसको रिकॉर्ड किया है इस ट्रांजैक्शन को. एंड डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कितना रहा है, दैट इज आल्सो देयर. सो ये फॉर्मेट हम लोगों को फॉलो करना है. सबसे पहले आता है डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन द लेजर फोलियो, एंड देन योर डेबिट अमाउंट, एंड देन योर फाइनली क्रेडिट अमाउंट. दैट इज द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल, राइट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. क्लियरली रीड द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे. डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है कि एक ट्रांजैक्शन से दो अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा. बिल्कुल फंडामेंटल बात है हमारे अकाउंटिंग की. करेक्ट लग रही है तो. द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज डुअलिटी प्रिंसिपल, बट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इज नॉट नोन एज डुअलिटी, इट इज नोन एज द प्रूडेंस प्रिंसिपल. ये जो डुअलिटी का प्रिंसिपल है, यही तो हमारा डुअल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल है. तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है ये यहां पर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कंजर्वेटिज्म और डुअलिटी सेम चीज नहीं होती है. Objectivity concept requires that accounting transaction should be recorded in an objective manner. बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट हो गई. ऑब्जेक्टिविटी में हम यही कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव तरीके से रिकॉर्ड करो, कोई बायस नहीं होना चाहिए. Cost concept states that a conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profits of the enterprise are not overstated. This is not cost concept, this is conservatism. कंजर्वेटिज्म में हम कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो जितना हो सकता है उससे ज्यादा मत दिखा देना गलती से, वरना आगे जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी. तो इस वजह से हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट्स बन रही हैं वो बन रही है नंबर 1 एंड नंबर 3. द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 3. ठीक है, हमारी फोर्थ और सेकंड स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इज नॉट डुअलिटी, कंजर्वेटिज्म इज प्रूडेंस कंसेप्ट, एंड डुअल एस्पेक्ट इज डुअलिटी, राइट. और कंसेप्ट जो है कंजर्वेटिज्म का वही कहता है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, business transactions are usually evidenced by an appropriate document which of the following is not an appropriate document। जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, क्या हम कोई प्रूफ उसके लिए यूज करते हैं या विदाउट प्रूफ किसी के कहने पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं? whenever we record a transaction in any journal or then we transfer it to a ledger, we make sure that there is a documentary evidence of that transaction। उसका एक एविडेंस हमारे पास, प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। अब ये प्रूफ किस तरीके का डॉक्यूमेंट हो सकता है? क्या ये कैश मेमो हो सकता है, क्या ये इनवॉइस हो सकती है, क्या ये पेइंग स्लिप हो सकती है, या फिर ये तीनों तरीके के डॉक्यूमेंट्स को वी कैन यूज एज अ प्रूफ? सो एक्चुअली वी कैन यूज ऑल थ्री ऑफ देम। All of the above are appropriate documents that can be used as a proof to record a transaction। तो यहां पर हमारा कैश मेमो, इनवॉइस, चेक, पेइंग स्लिप, ऑल दीज डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वो दिखाते हैं हमें कि हाँ एक ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी का लेन देन हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, which among the following statements is correct? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहां पर। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। सेकंड ऑप्शन, इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड। उसके बाद के ऑप्शंस क्या है? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड बट अ डिक्रीज इन एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड, अ डिक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड बट एन इंक्रीज इन एसेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी और डी ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। whenever there is an increase or decrease in asset it has to be recorded, it is not recorded, ये कैसी बात हुई? आप इंक्रीज को रिकॉर्ड करोगे, डिक्रीज को नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। You have to have a dual aspect। whenever there is an increase or decrease in asset, both the increase and decrease should be recorded। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, एसेट्स के अंदर जब भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट किया जाता है उस एसेट के अकाउंट में, जब भी डिक्रीज होता है तो हमसे क्रेडिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर ए, एन इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड व्हाइल अ डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इसको यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, जब भी एसेट्स में जो एक्सपेंसेस होते हैं या खर्चे होते हैं उसमें कभी भी इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। whenever there is an increase it is debited, ठीक है, एंड डिक्रीज इट इज क्रेडिटेड। इसी तरीके से एक्सपेंस एंड लॉसेस में इंक्रीज है तो वो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज है तो वो क्रेडिट होगा। इसको ही अगर दोबारा देखें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, रेवेन्यूज के अंदर whenever there is an increase in liabilities or increase in capital or increase in revenue it is credited, whenever there is decrease in liability, decrease in capital or decrease in revenue it is debited। ये सिंपल सा डेबिट क्रेडिट का रूल अगर आपको समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाती है आगे अकाउंटेंसी की कहानी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, which among the following statements is correct? A compound journal entry involves more than 2 accounts। एक से ज्यादा अकाउंट्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो कंपाउंड जर्नल एंट्री के थ्रू जो है हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। अ कंपाउंड जर्नल एंट्री डज नॉट एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस। ये जो कंपाउंड एंट्री है वो बहुत सारे पेजेस में स्पैन्ड अक्रॉस नहीं होती है। नेक्स्ट, एवरी जर्नल एंट्री इज एक्सप्लेन्ड थ्रू नरेशन। कोई भी एंट्री अगर जर्नल में की जाए तो उसके साथ नरेशन जो है वो होनी ही चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? मुझे लग रहा है सारी स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं। ऑल ऑफ द अबव आर राइट स्टेटमेंट्स। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ कंपाउंड जर्नल एंट्री, यहाँ पर क्या होगा? एक से ज्यादा अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज अ जर्नल एंट्री, आपको पता है एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, ये तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड एंट्रीज में क्या होता है कि डेबिट साइड पे भी आपको एक से ज्यादा अकाउंट्स दिख सकते हैं और क्रेडिट साइड पे एक से ज्यादा अकाउंट दिख रहे हैं, देन दैट मींस योर दिस इज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड एंट्री। यहां पर आपको दिख रहा है ऑफिस फर्नीचर, ये डेबिट हो रहा है आपका, कैश जो है वो आपको क्रेडिट हो रहा है, मॉडर्न फर्नीचर जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओनली फर्नीचर इज बीइंग डेबिटेड व्हाइल कैश एंड मॉडर्न फर्नीचर बोथ आर बीइंग क्रेडिटेड, राइट। तो इस तरीके को हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। नेक्स्ट लास्ट होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, ठीक है। जितना कॉन्फिडेंटली आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे मुझे भी उतना सही लगता है कि यस एटलीस्ट जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे हमें कुछ फायदा हो रहा है। Which of the following statements is correct in respect of double entry accounting? डबल एंट्री अकाउंटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है? All transactions that create debits to asset accounts must create credits to liability और capital account। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे एसेट में डेबिट हो गया है, एसेट जो है वो बढ़ रहे हैं, उससे क्रेडिट जो है वो लायबिलिटी में या कैपिटल अकाउंट में होना ही चाहिए। Any transaction that requires a debit to a liability account require a credit to an asset account। कि जब भी liability account जो है उसमें कोई भी डेबिट होगा तो क्रेडिट साइमल्टेनियसली होना चाहिए एसेट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इक्वल डेबिट्स टुवर्ड्स इक्वल क्रेडिट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। कोई भी अकाउंट आप लोग यूज कर लें, या ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन
इतना आसान नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है, तो ध्यान से इसका आंसर मुझे देना। अब आंसर आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, बट द मेन थिंग इज दैट वी आर हियर टू लर्न। और जब तक आप आंसर एटलीस्ट नहीं देंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको हमारे कंटेंट से फायदा हो रहा है, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट दैट वी आर प्रेजेंटिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं आगे फ्यूचर के अंदर। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर एक कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को और चैनल को अपने फेलो एस्पिरेंट्स और कॉलीग्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन जॉइन अस इन दिस एक्सरसाइज टुगेदर। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू प्रेजेंट टू यू। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।